डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत सरकार के 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य अंशों पर चर्चा करेंगे। ये मतलब वो दस्तावेज है जो चार्ट और ग्राफिक्स के जरिए हमें देश की अर्थव्यवस्था की एक झलक दिखाता है। और इसी झलक पर हमारा आज का सवाल टिका है। क्या ये जो मुख्य अंश हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत, आत्मनिर्भर और टिकाऊ विकास वाली तस्वीर सही सही दिखाते हैं, या फिर इन आकर्षक आंकड़ों की चमक में कुछ गहरी संरचनात्मक चुनौतियां और जोखिम छिप जाते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। मेरा मानना है कि ये आंकड़े एक ऐसी अर्थव्यवस्था की गवाही देते हैं जो सुधारों की बुनियाद पर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि इन्हीं आंकड़ों की परतों के नीचे कुछ चिंताजनक संकेत भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, सर्वेक्षण के जो मुख्य अंश हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत रास्ते पर है। हमारी संभावित जीडीपी विकास दर लगभग 7% बताई जा रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे निजी खपत और निवेश की ताकत है जो इसे टिकाऊ बनाती है। और ये विकास किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों के जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के आंकड़े बताते हैं कि ये विकास काफी व्यापक है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी महंगाई पर काबू पाना है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच औसत महंगाई दर सिर्फ 1.7% रही है। जब से सीपीआई सीरीज शुरू हुई है तब से ये सबसे निचला स्तर है। ये दिखाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हमारी अर्थव्यवस्था कितनी स्थिर है। बाहरी मोर्चे पर भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत हुई है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 2015 के बाद से दोगुना होकर 701.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। और चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का सिर्फ 0.8% है। ये सब रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में किए गए गहरे सुधारों का नतीजा है। व्याख्या को चुनौती दे रही हूँ। हमें ये याद रखना होगा कि मुख्य अंश दस्तावेज का काम ही है जटिल जानकारी को सरल बनाना, और इस सरलीकरण में अक्सर जरूरी बातें छूट जाती हैं। जैसे आपने महंगाई की बात की, 1.7% का आंकड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना कम इसलिए है क्योंकि खाद्य महंगाई, मतलब खाने पीने की चीजों की महंगाई, 0 से भी 2.71% नीचे चली गई है। ये शहर में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए तो अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन क्या ये कृषि क्षेत्र में एक बड़े संकट का संकेत भी नहीं हो सकता? जब किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, तभी तो खाने की चीजें इतनी सस्ती होंगी। दूसरी तरफ अगर हम कोर महंगाई देखें, जिसमें खाना और ईंधन शामिल नहीं होता, तो वो अभी भी 4.62% पर है। वो तस्वीर उतनी गुलाबी नहीं है। फिर आपने 7% की संभावित जीडीपी ग्रोथ की बात की। ये भविष्य का अनुमान है, लेकिन सर्वेक्षण के अपने ही आंकड़े बताते हैं कि असल जीवीए ग्रोथ वित्त वर्ष 25 के 9.1% से घटकर वित्त वर्ष 26 में 7.2% रहने का अनुमान है। ये तो साफ साफ अर्थव्यवस्था के धीमे होने का संकेत है। और जहां तक बाहरी मजबूती की बात है, सर्वेक्षण खुद ये मान रहा है कि दुनिया भर में आर्थिक नीतियां अब मुनाफे या नियमों से नहीं, बल्कि सुरक्षा और राजनीतिक समीकरणों से तय हो रही हैं। ये एक बहुत ही अनिश्चित माहौल बनाता है। क्या हमारा $700 बिलियन का भंडार किसी बड़े वैश्विक झटके के लिए काफी होगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपने विकास की स्थिरता पर सवाल उठाया है, तो वहीं से शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह विकास सिर्फ सरकारी खर्च पर टिका है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। इसके मुख्य इंजन निजी खपत और निवेश हैं। हाँ, सरकार ने एक मजबूत नींव जरूर रखी है। केंद्र का प्रभावी पूंजीगत खर्च, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, यानी वो खर्च जो सड़कें, बंदरगाह और पुल बनाने में लगता है, वो महामारी से पहले जीडीपी का 2.7% था, जो अब बढ़कर 4% हो गया है। यह भविष्य के विकास में एक बहुत बड़ा निवेश है, और इसका असर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिख रहा है, जहां जीवीए ग्रोथ वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 9.13% तक पहुंच गई। ये कोई अस्थायी उछाल नहीं है, ये एक ढांचागत बदलाव है। आपकी दलील में दम है, पर क्या आपने इस पहलू पर गौर किया है कि इस विकास और खपत की प्रकृति क्या है? ये कितना समावेशी है?
पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के आंकड़े आते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों की आय बढ़ी है, जो हाँ अच्छी बात है, लेकिन क्या ये कुछ लाख लोग पूरी अर्थव्यवस्था का पैमाना हो सकते हैं? क्या ये खपत देश की ऊपरी 20% आबादी में ही सिमटी हुई है या इसका फायदा नीचे तक पहुंच रहा है? मुख्य अंश दस्तावेज इस पर खामोश है। और स्थिरता पर लौटते हैं। आप जीवीए ग्रोथ में 9.1% से 7.2% की गिरावट को एक सामान्य स्थिति की ओर लौटना कह सकते हैं, लेकिन सामान्यकरण और मंदी के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो सकती है। आप किस आधार पर इतने आश्वस्त हैं कि ये सिर्फ एक सामान्य स्थिति में लौटना है, न कि एक गहरे संरचनात्मक धीमेपन की शुरुआत? एक स्थिर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास दर में लगभग 2% की गिरावट एक बड़ा संकेत है। आपका सवाल वाजिब है। मैं इसे मंदी के बजाय एक बेस इफेक्ट के बाद का सामान्यीकरण मानता हूं। जब आप बहुत तेजी से उभरते हैं तो उसके बाद ग्रोथ रेट का थोड़ा नीचे आना स्वाभाविक है। चलिए अब महंगाई पर आते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। 1.7% की हेडलाइन महंगाई दर एक असाधारण उपलब्धि है। इससे सिर्फ परिवारों को राहत नहीं मिलती, बल्कि ये उद्योगों के लिए भी एक स्थिर माहौल बनाता है, जिससे उन्हें निवेश करने का भरोसा मिलता है। ये सरकार और रिजर्व बैंक के बीच बेहतरीन तालमेल को भी दिखाता है कि उन्होंने विकास की रफ्तार को रोके बिना महंगाई को काबू में कर लिया। माफ कीजिएगा, लेकिन ये तर्क मुझे जैंच नहीं रहा। मैं बताती हूँ क्यों। हम इस 1.7% की उपलब्धि का जश्न कैसे मना सकते हैं जब इसकी कीमत हमारे किसान चुका रहे हैं। जब खाद्य महंगाई नेगेटिव में हो -2.71%, तो इसका सीधा मतलब है कि कृषि आय पर भारी दबाव है। जरा सोचिए, एक ऐसा सेक्टर जिस पर आज भी देश की करीब आधी आबादी निर्भर है, उसकी आमदनी कम हो रही है। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास होना चाहिए। आप सिर्फ एक सेक्टर, खासकर कृषि की कीमतें गिराकर हेडलाइन महंगाई को नियंत्रित कर लें तो ये एक खतरनाक असंतुलन पैदा करता है। इससे ग्रामीण मांग कमजोर होती है, जिसका असर अंत में पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो ये कम महंगाई दर अर्थव्यवस्था की पूरी और सच्ची कहानी नहीं बताती, ये एक अधूरा सच है। मैं मानता हूं कि कृषि क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं और उन पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन आप पूरी अर्थव्यवस्था की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के महत्व को भी कम नहीं कर सकते। इसी से जुड़ा है बाहरी क्षेत्र का मुद्दा। यहां तस्वीर काफी साफ और मजबूत है। हमारे पास $701.4 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। हमारा आयात कवर, यानी इस भंडार से हम कितने महीनों का आयात खर्च उठा सकते हैं, वो वित्त वर्ष 15 में 8.9 महीना था और अब 11.1 महीने हैं। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और ये सिर्फ तिजोरी में रखा पैसा नहीं है, ये दुनिया का हम पर भरोसा है। भारत डिजिटल निवेश के लिए सबसे बड़ा ठिकाना बनकर उभरा है। 2020 से 2024 के बीच यहां $114 बिलियन का निवेश आया। वैश्विक पैसा वहीं जाता है जहां उसे स्थिरता और भविष्य की संभावनाएं दिखती हैं। भरोसा है, मैं इससे इनकार नहीं करती, लेकिन ये भरोसा कितना नाजुक हो सकता है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। सर्वेक्षण खुद ये मान रहा है कि वैश्विक नीतियां अब नियमों से नहीं, बल्कि देशों के अपने सुरक्षा और राजनीतिक हितों से तय हो रही हैं। यानी आज जो नियम हैं वो कल बदल सकते हैं। ऐसे में हमारी बाहरी स्थिरता दो खंभों पर बहुत ज्यादा टिकी है। एक, हमारी आईटी सेवाओं का निर्यात, और दूसरा, विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे व्यापार घाटे की भरपाई करते हैं। क्या ये निर्भरता अपने आप में एक जोखिम नहीं है? कल्पना कीजिए, अगर अमेरिका या यूरोप में मंदी आती है और हमारी आईटी सेवाओं की मांग घट जाती है, या खाड़ी देशों में किसी राजनीतिक उथल-पुथल के कारण रेमिटेंस में गिरावट आती है, तो हमारा चालू खाते का घाटा बहुत तेजी से बिगड़ सकता है। तब ये $700 बिलियन का भंडार भी शायद छोटा लगने लगे। आपने इसे निर्भरता कहा, मैं इसे हमारी ताकत कहूंगा। ये दिखाता है कि भारत आज वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था का एक कितना जरूरी हिस्सा बन चुका है। और यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं, इनोवेशन यानी नवाचार। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2015 में 81 थी, जो 2025 में सुधरकर 38 हो गई है। ये एक जबरदस्त छलांग है। आज हम 64 में से 45 जरूरी तकनीकों में दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं।
ये साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि निर्माता बन रहा है। स्टार्टअप्स की संख्या में जो विस्फोटक बढ़ोतरी हुई है, वो जमीनी स्तर पर उद्यमिता की एक नई लहर दिखाती है। ये प्रगति वाकई प्रभावशाली है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सर्वेक्षण में जितना जोर इनोवेशन पर है, उतना ही जोर कौशल को सही करने यानी गेटिंग स्किलिंग राइट पर भी दिया गया है। PMKVY 4.0, ITI का अपग्रेडेशन, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2.0, इन अनगिनत योजनाओं का होना ही अपने आप में ये बताता है कि देश में एक बहुत बड़ा स्किल गैप मतलब कौशल का अंतर मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा ये शानदार इनोवेशन इकोसिस्टम क्या बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर पा रहा है, या ये सिर्फ कुछ चुनिंदा उच्च शिक्षित लोगों तक ही सीमित है? सोचकर देखिए, एक तरफ हम बैंगलोर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप को फंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें मेरठ की एक फैक्ट्री के लिए नौजवानों को बेसिक वेल्डिंग सिखाने के लिए एक पूरी योजना चलानी पड़ रही है। ये खाई ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये उच्च तकनीक और जमीनी हकीकत के बीच का एक गहरा विरोधाभास है, जिसे सिर्फ हेडलाइन नंबरों से नहीं छिपाया जा सकता। अंत में मैं अपनी बात को इस तरह समेटना चाहूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य अंशों से जो सबूत मिलते हैं, वे साफ तौर पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हैं जो न सिर्फ तेजी से बढ़ रही है, बल्कि ढांचागत रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीली हो गई है। महंगाई पर काबू, मजबूत बाहरी खाते और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले सुधारों के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखती है, वो भविष्य के लिए एक बहुत उज्जवल तस्वीर पेश करती है। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी दिशा सही है और बुनियाद मजबूत है। और मैं अपना पक्ष इस तरह रखूंगी कि जहां तरक्की के संकेत साफ हैं, वहीं सिर्फ मुख्य अंशों पर ध्यान देना हमें खुशफहमी में डाल सकता है। जब हम आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं, तो हमें ग्रामीण आय पर दबाव, विकास की स्थिरता पर सवाल, वैश्विक अनिश्चितताओं पर हमारी निर्भरता और एक बहुत बड़ा कौशल नवाचार का अंतर जैसी गंभीर चिंताएं नजर आती हैं। ये अच्छे आंकड़े एक सकारात्मक शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन असली परीक्षा इन सुधारों के लंबे समय तक चलने वाले और समावेशी असर में होगी। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि अभी शुरू हुई है। तो जाहिर है 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। बिल्कुल। एक तरफ जहां आकर्षक सुर्खियां एक मजबूत भारत की कहानी कहती हैं, वहीं उन्हीं आंकड़ों की गहराई में आने वाली चुनौतियों और सोचने वाले सवालों के संकेत भी छिपे हैं। और इन दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करने से ही हमें अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।